Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a question that was asked in UPSC IAS mains history exam from the topic of the downfall of Indus Valley civilization. तो ये जो क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रॉम द डाउनफॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये हमें डिस्कस करना है. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इंडस वैली का डाउनफॉल हुआ है वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से हुआ है, ना कि एक्सटर्नल अटैक्स की वजह से. तो एक्सटर्नल अटैक का मतलब होता है आर्यन अटैक्स. तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि आर्यन अटैक नहीं हुआ डाउनफॉल के लिए. आर्यन अटैक वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इट वाज बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. तो इसमें जो नेचर में, एनवायरनमेंट में, वेदर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसमें एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से डाउनफॉल हुआ है. ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द आंसर. देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि वाई आर्यंस नॉट रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इट इज़ ए गुड स्ट्रैटेजी इफ़ यू स्टार्ट योर आंसर वेयर द क्वेश्चन एंड्स. जहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है वहीं से आप अपना आंसर स्टार्ट करें. तो क्वेश्चन में बोला गया था रादर देन द एक्सटर्नल इन्वेजन, तो हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं. वाई आर्यंस नॉट रिस्पॉन्सिबल. आर्यंस को क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता इंडस वैली के डाउनफॉल के लिए? वाई? बिकॉज आईवीसी का जो डाउनफॉल हुआ है, इंडस वैली का जो डाउनफॉल हुआ वो 1800 से 1750 बीसी के टाइम में हुआ है, और आर्यंस का जो अराइवल टाइम है वो 1500 बीसी है. तो दोनों के टाइम पीरियड में जब गैप है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आर्यंस ने अटैक किया था इंडस वैली के ऊपर एंड दैट वाज द कॉज ऑफ डाउनफॉल? क्योंकि दोनों के टाइम में डिफरेंस है. एक का डाउनफॉल हो चुका है ऑलरेडी. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इंडस वैली का तो डाउनफॉल हो चुका था आर्यंस के पहले आने से ही. आर्यन के आने से पहले उनका डाउनफॉल हो गया था, तो आर्यंस कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? सेकंड पॉइंट इज सिमेट्री R37 बिलोंग टू आईवीसी. सिमेट्री R मतलब ये वहाँ का जो कब्रिस्तान था, सिमेट्री. तो एंड सिमेट्री H बिलोंग टू द आर्यंस, और आर्यन सिमेट्री जो है दैट बिलोंग टू द लेटर एज. आर्यन की सिमेट्री हाई एरिया पर भी बनी हुई है और लेटर एज की भी है एज कम्पेयर टू द आईवीसी. तो इसका मतलब दे वर नॉट कॉन्टेम्पररी, वो समकालीन नहीं थे, वो एक पीरियड के नहीं थे. जब वो एक पीरियड के नहीं थे तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने अटैक किया था? इट मीन्स दे डिडंट अटैक. नेक्स्ट इज आईवीसी एरिया जो था वो बहुत बड़ा एरिया है आईवीसी का. आईवीसी का जो एरिया है नॉर्थ से साउथ है करीब 1400 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट है 1600 किलोमीटर, और टोटल बैठ जाता है ये करीब 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. आप इसको मैप में देख लीजिए, ये जो मैप है हमारा, तो इसमें ये ईस्ट में इसका जो एक्सपेंशन था आलमगीरपुर, देयर इज़ ए विलेज इन मेरठ, और आलमगीरपुर से लेकर ईरान बॉर्डर तक ये जो एरिया था वेस्ट में सुतका जेंडोर तक, ये करीब 1600 किलोमीटर है. और ईस्ट में, इसमें नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर से दामियाबाद साउथ तक का एरिया 1100 किलोमीटर के करीब है, अराउंड 1400 किलोमीटर है. तो अब इतने बड़े एरिया को, ये जो एरिया मैंने शेडेड एरिया किया हुआ है, ये पूरा एरिया 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है. और यहाँ पर एक जगह है ये अंदर, यहाँ मोहनजोदाड़ो है, यहाँ हड़प्पा है. और आर्यंस अटैक्स की जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि आर्यंस ने जो अटैक किया था मोहनजोदाड़ो में, एक पर्टिकुलर 42 स्केल्टन्स मिले हैं. तो उन 42 स्केल्टन्स की वजह से क्या हम पूरी इतने बड़े एरिया को बोल सकते हैं कि आर्यंस ने अटैक किया था? एक 42 स्केल्टन्स हमें मिले हैं, और इतने बड़े एरिया को क्या हम बोल सकते हैं कि आर्यंस ने अटैक किया था? सिर्फ एक जगह पर जब अटैक हुआ है, रेस्ट ऑफ द एरियाज में तो आर्यन अटैक का हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है. जब इतने बड़े एरिया में आर्यन अटैक का सिर्फ एक जगह अटैक हुआ है, अगर हम मान भी लें, तो इतने बड़े एरिया में तो अटैक नहीं हुआ. तो दैट्स वाई दिस थ्योरी कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो. नेक्स्ट इज, अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि 42 स्केल्टन्स मिले हैं. अब वो जो 42 स्केल्टन्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें से जो बहुत से कुछ स्केल्टन्स हैं जिनके ऊपर हमें वुंड्स मिले हैं, चोट के निशान मिले हैं. और तो इसका मतलब ये हो कि रेस्ट ऑफ द स्केल्टन्स जो मिले हैं उनकी डेथ कैसे हुई? कुछ की तो डेथ हो गई, चलो उनके ऊपर अटैक किया गया, अगर मान लें कि आर्यंस ने अटैक किया तो उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन बाकी जो थे उनके ऊपर अटैक्स के कोई साइन नहीं है, तो उनकी डेथ कैसे हुई? सेकेंडली, अब उनके जो वुंड्स हैं, जो वुंड्स जो थे उनके वो हील्ड कर चुके हैं, वो घाव भर चुके हैं.
तो जब घाव भर चुके हैं तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका मतलब ये है कि जब एक दिन अटैक हुआ उनके ऊपर और घाव उनको लग गए, चोट लगी, और जो डेड बॉडीज़ या जो स्केल्टन्स मिले उनमें ये दिखाई देता है कि उनके घाव भर चुके हैं। और अगर घाव भर चुके हैं तो इसका मतलब टाइम लगा घाव भरने में, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, वीक्स मंथ्स, कुछ टाइम तो लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेथ उनकी बाद में हुई है, क्योंकि घाव भर चुके थे तब तक, और डेथ और अटैक उनके ऊपर पहले हुआ है और डेथ बाद में हो रही है, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। तो व्हाट डज इट मीन? इट इंडिकेट्स समवेयर दैट द आर्यंस डिडंट अटैक ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि आर्यंस का अटैक जो था वो नहीं हुआ था, तो इनका डाउनफॉल फिर हुआ कैसे? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया कि इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इनका डाउनफॉल हुआ। तो इकोलॉजिकल कॉजेज़ क्या थे? इकोलॉजिकल कॉजेज़ में सबसे पहले ये आता है कि दे डिडंट फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वी शुड यूज़ आवर रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट they will fulfill the requirement of the present generation as well as for the future generation also। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल था वो आर्यन पीपल ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने कंजप्शन ज़्यादा कर ली और प्रोडक्शन उनका कम था। तो लेस प्रोडक्शन और मोर कंजप्शन, तो मतलब रिसोर्सेज उनके डिप्लीटेड होते गए, ख़त्म होते चले गए। बिकॉज, और ये ऐसा क्यों हुआ? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द वीक एडमिनिस्ट्रेशन। आर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडस वैली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पर्टिकुलरली 1800 बीसी के बाद वो एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गया था एज कम्पेयर टू द एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर। इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है जनरली 2500 बीसी से 715 तक का टाइम पीरियड बोला गया है। तो उसमें जो मैच्योर्ड फेज थी तब तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। इस वजह से उन्होंने ग्रिड सिस्टम भी दिया, बिल्डिंग्स भी बनाई, लोथाल, कालीबंगन, छानूदारो, ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए। स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए, बीड्स उन्होंने बनाई, एक्सटर्नल ट्रेड हुआ, इंटरनल ट्रेड हुआ। ये सब क्यों हो पाया? क्यों? एंड दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को क्यों कंट्रोल कर पाए? क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, ये कंट्रोल कर पाए उस एरिया को। लेकिन 1800 बीसी ऑनवर्ड्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक हो गया था। अब उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया था? देखिए, इन द अर्लियर वीडियोस मैंने आपको बताया कि इंडस वैली का जो एरिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था। एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट था। लोअर पार्ट फॉर द कॉमन पीपल एंड अपर पार्ट वाज फॉर द अपर क्लास पीपल, और जिसको सिटाडल्स बोलते थे। तो बाद के टाइम में 1800 ऑनवर्ड्स जाकर जो सिटाडल एरियाज था दैट वाज सराउंडेड बाय द पुअर हट्स। तो क्या था कि उनकी वेल्थ जो थी, उनकी जो जैसे आर्यन जो हड़प्पन पीपल थे पहले बहुत रिच थे, और बाद में जाकर इनकी जो वेल्थ है वो पुअर, इकोनॉमिकल कंडीशंस इनकी पुअर होती दिखाई दे रही हैं हम लोगों को। कैसे? क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया था। कंजप्शन इनकी बढ़ती चली गई और प्रोडक्शन इनका घटता चला गया, तो ऑटोमेटिकली ये पुअर हो जाएंगे। तो इसीलिए सिटाडल जो था वो सराउंडेड बाय द पुअर हट्स। जो बिग बिल्डिंग्स थी वो छोटे छोटे बैरक्स में कन्वर्ट हो गई। किल और पोटर्स, अभी जो पोटर्स थे इनके, जो मिट्टी के बर्तन और जो पोट्री बनाते थे, इनिशियल स्टेजेस में वो किल्स जो थी, जो भट्टे जो थे, वो सिटीज़ के बाहर लगे होते थे जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले। लेकिन बाद में हम लोग देख रहे हैं कि वो जो किल ब्रिक्स जो हम लोगों को मिली हैं वो स्ट्रीट्स के अंदर, वेयर द स्ट्रीट्स यूज टू कट एट राइट एंगल्स, तो स्ट्रीट्स के अंदर, बाउंड्री के अंदर और घरों के नज़दीक हम लोगों को वो पोटर व्हील्स और किल्स मिलनी शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब इनकी जो सिटी की जो जितना बड़ा एरिया जो था 12,50,000 का जो एरिया था वो श्रिंक होता चला जा रहा है, वो छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि ये उस इतने बड़े एरिया को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। दैट वाज द कॉज। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कि ह्यूमंस और जो कैटल थे उन्होंने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, फॉरेस्ट को और ग्रास लैंड को बहुत यूज़ किया, फूड के लिए भी और फ्यूल के लिए भी। तो इस वजह से इनका जो एरिया जो था, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ वहाँ पर और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया, वो बैलेंस नहीं रख पाए। फॉरेस्ट एंड ग्रास एरिया जो था वो ग्रेजुअली डिसअपीयर होता चला गया। घास और जंगल जो थे ख़त्म होते चले जाएंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ड्रॉट, सूखा पड़ने लग जाएगा। एंड देवर एंड दैट्स वाई द हड़प्पन्स मूव्ड फ्रॉम गुजरात टू, वो गुजरात की तरफ चले गए इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर, जो इनका भी हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया था। इस एरिया में अब जो था सूखा पड़ने लग गया था, तो इस वजह से वो इस एरिया में, गुजरात के एरियाज़ में और ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर
जाने लग गए थे। इसका मतलब जो इनकी ये जो मेन एरिया था यहाँ पर उनका डाउनफॉल हो चुका था। नेक्स्ट थ्योरी आती है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की थ्योरी। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, अर्थक्वेक भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है, इसमें दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, एम.आर. साहनी और R.L. राइक्स। इनका ये बोलना है कि इसको आप इस मैप से समझिएगा पहले। इसमें इन्होंने ये बोला था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है और ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी का जो नॉर्दर्न कोस्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट उठ गया था मतलब अपलिफ्टमेंट हो गया था उसमें बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि डिफरेंट प्लेट्स हैं अर्थ में, और वो जो उसमें और जो प्लेट्स जब टकराती हैं तब अर्थक्वेक्स आता है। तो इसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक की डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो नॉर्दर्न एरिया था ये उठ गया था। उठने का मतलब, अगर हम मान लीजिए मैप है, इसको हम थोड़ा उठा देते हैं। अगर हम इस मैप को, इस एरिया को हम इस तरह से उठा देते हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मैप में क्या कंडीशन होगी, ये एरिया ऊपर उठ जाएगा। अगर ये एरिया ऊपर उठेगा तो जो रिवर्स आ रही हैं इंडस वैली की और इंडस रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और घाघर रिवर जो है, उन रिवर्स का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये एरिया उठ चुका है। ये एरिया उठ गया तो यहाँ से रिवर्स का एरिया ब्लॉक हो गया। अब रिवर्स का एरिया ब्लॉक हो गया तो जो सराउंडिंग एरियाज थे ऑटोमेटिकली वो डूब जाएंगे, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ द फ्लड। इसकी वजह से वो आर्यन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका डाउनफॉल हुआ। और इस थ्योरी को दिस ब्लॉक द वे ऑफ द रिवर्स आउटफ्लो। तो इसमें आउटफ्लो जो था अरेबियन सी में रिवर्स वो नहीं जा पाई और फ्लड वहाँ पर हुआ, और घग्गर और उसके ट्रिब्यूटरीज ने भी और इंडस की ट्रिब्यूटरीज ने भी अपने कोर्स को चेंज कर लिया। और ये जो थ्योरी थी L.D. लैम्बार्क और M.S. वत्स ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। तो इस वजह से भी उनका डाउनफॉल हुआ। और जो पानी बच गया अब, दैट वॉज द फ्लड वाटर। दैट फ्लड वाटर वॉज नाइदर सुटेबल फॉर द फार्मिंग, ना तो वो फार्मिंग के लिए सुटेबल रहा, ना ही वो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल रहा। इसलिए पीपल वर फोर्स टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। और ये जो एरिया जो तो पूरा जो एरिया, ये इंडस वैली का जो एरिया था, ये पूरा खाली होता चला गया। यही हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसका डाउनफॉल कैसे हुआ। एरिया खाली हो गया तो मतलब लोगों ने वहाँ रहना छोड़ दिया, एंड दैट बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली। उसके बाद एक और कॉज आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है कि डिस्ट्रक्शन बाय फायर। ये भी कुछ स्कॉलर्स का बोलना है कि वहाँ पर एक बहुत भयंकर आग भी लग गई थी, जिसमें एम डिमिट्रेव स्कॉलर हैं, जो एक रशियन स्कॉलर हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी है। उन्होंने बोला कि आईवीसी का जो डाउनफॉल हुआ है वो फिजियोकेमिकल एक्सप्लोजन हुआ और उससे बहुत भयंकर आग लगी, और इतना टेम्परेचर जो था वो करीब 15,000 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, जिसमें स्टोन्स भी मेल्ट हो गए, पत्थर पिघल गए, और जो स्केल्टन्स थे उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई, वर्स्ट हो गई। और ये एक्सप्लोजन नियर राखीगढ़ी, जो हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी साइट है इंडस वैली की, उसके पास हुआ। और इसका जिक्र जो है वो महाभारत पीरियड में भी आता है कि मोहनजोदाड़ो का जो एरिया है, उस एरिया के पास एक बहुत एक्सप्लोजन हुआ था। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को हमने प्रूफ किया है, फुलफिल किया है। क्वेश्चन था कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय व्हाट? इट वाज कॉज्ड बाय द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड नॉट बाय द आर्यन इन्वेजन और द एक्सटर्नल इन्वेजन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलती रहें। और इसमें मेरी बहुत वीडियोस जो है पहले अपलोड भी हैं, और उसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।